हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 अंक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगेगा और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखें और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर अवश्य करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक बात और कहना चाहूँगा जो उल्लेखनीय भी है कि मैं जो तथ्य आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, जो सूचनाएँ आप तक पहुँचा पा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, ये प्रतियोगिता दर्पण मई 2023 अंक से संकलित है और लिया गया है और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी पूरी टीम का, उनके पूरे सिस्टम का आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप एक बार प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का फास्ट रिव्यू कर लें ताकि जो भी तथ्य है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वो आपको अच्छी तरह से आत्मसात हो जाए। और अब मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो संबंधित तथ्य है उसको वन बाय वन करके बताते जाऊंगा आपको। और मित्रों, ये संभव है कि चूँकि इसमें जो टाइमर है वो ऑटोमेटेड है और वो फिर खुद ब खुद जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है और उसके बाद फिर वीडियो आगे नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए हो सकता है कि मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपको एड्रेस नहीं कर पाऊँ, आपको संबोधित ना कर पाऊँ। तो आप ऐसा समझ लें कि जहाँ पर वीडियो एंड हुआ तो जो अपकमिंग वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वो उसका रेस्ट पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक मैं आपको सूचनाएं पहुंचा पाता हूं। शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के इन ब्रीफ से, जिसमें 11 फैक्ट है। पहला है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा। दूसरा फैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज की भारत यात्रा। तीसरा है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। चौथा है शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित। पांचवा है नेपाल के मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित। छठा है 8वां राय सीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। सातवां है भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न। अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की भारत की घोषणा। 8वां है वित्त मंत्री सम्मेलन के बाद G20 के विदेश मंत्री सम्मेलन में भी साझा बयान पर सहमति नहीं बनी। 9वां है जापान के महत्वाकांक्षी H3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल। 10वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का 146 देशों में 136वां स्थान। 11वां है हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में स्थान पहला। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडिश संस्था की ये रिपोर्ट कहती है ऐसा। अब डिटेल्स में हम बढ़ते हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत यात्रा की शुरुआत से। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा 2 से 3 मार्च 2023 को की। इस यात्रा पर उनके साथ आए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में इटली के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तथा इटली का उच्च स्तरीय वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 5 वर्ष के अंतराल के बाद इटली के किसी प्रधानमंत्री की यह भारत की यात्रा थी। इनसे पूर्व नवंबर 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियुसेप्पे कोंटे
भारत की यात्रा पर आए थे। बाद में नवंबर 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की शिखर बैठक कोविड महामारी के समय वर्चुअल तरीके से ही संपन्न हुई थी। भारत की 2 दिन की यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नई दिल्ली में 8वें रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भी थीं। 2 मार्च को नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी भी की। राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। इसके बाद राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, जिसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। नवंबर 2020 में वर्चुअल तरीके से हुई शिखर बैठक के मुख्य निष्कर्षों का जायजा दोनों नेताओं ने लिया। आपसी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा वार्ता में की गई। दोनों देशों की स्टार्टअप कंपनियों के बीच सहयोग संवर्धन के लिए भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा दोनों प्रधानमंत्रियों ने की। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम व अंतरिम आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर वार्ता में दिया गया। रक्षा प्रौद्योगिकी व अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा वार्ता में हुई। इन सब के लिए आपसी संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने को सहमति दोनों पक्षों में बनी। रक्षा क्षेत्रों में साझा उत्पादन करने व शोध के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास की शुरुआत भी की जाएगी। आतंकवाद व अलगाववाद के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर भी सहमति दोनों पक्षों में रही। वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के दौरान यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। इस मामले में इटली की प्रधानमंत्री ने रूसी सेना के द्वारा गैर कानूनी आक्रमण की निंदा भी की। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध का समाधान तलाशने के लिए भारत शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वार्ता के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने श्री मोदी की भारी प्रशंसा करते हुए उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय एवं चहेता नेता करार दिया है और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि वह कितने बड़े नेता हैं। 2 मार्च को ही भारत के रायसीना संवाद के उद्घाटन सत्र को सुश्री मेलोनी ने संबोधित किया था और शाम राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। मेहमान प्रधानमंत्री के साथ आए इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मिलकर वाणिज्यिक गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता 2 मार्च को ही की तथा वाणिज्यिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। 2 मार्च के अति व्यस्त कार्यक्रमों के बाद मेहमान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्वदेश वापसी 3 मार्च को हुई। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा 8 से 11 मार्च 2023 को की। मई 2022 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद भारत की उनकी यह पहली यात्रा थी तथा इस यात्रा पर उनके साथ आए शिष्टमंडल में उनके वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सदस्यों व अधिकारियों के अलावे ऑस्ट्रेलियाई उद्यमियों का एक दल भी शामिल था। उनसे पूर्व ऑस्ट्रेलिया के किसी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 2017 में हुई थी। 3 दिन की अपनी इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद से की, जहां 9 मार्च को होली के दिन राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ राजभवन में होली के उत्सव में वह शामिल हुए। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल लगभग आधे घंटे तक उन्होंने देखा।
दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष आर्ट वर्क बीसीसीआई सचिव श्री जय शाह ने दोनों प्रधानमंत्रियों को भेंट किया। खचाखच भरे दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में गोल्फ कार्ट पर सवार दोनों प्रधानमंत्रियों को गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद में जो है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आता है। 9 मार्च को ही बाद में मुंबई में भी मेहमान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम थे। वहां भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की एक बैठक को उन्होंने संबोधित किया। उद्यमियों की इस बैठक में उन्होंने बताया कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। मुंबई में भारतीय नौसेना के विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत का अवलोकन भी उन्होंने किया। अहमदाबाद व मुंबई में व्यस्त कार्यक्रम के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीस 9 मार्च को शाम ही नई दिल्ली पहुंच गए थे, जहां 10 मार्च को प्रातः राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। सुरक्षा सहयोग दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी तथा आपसी रक्षा व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा वार्ता में हुई। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विश्वस्त एवं मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए हमलों का मुद्दा भी वार्ता में उठा। इस मामले में समुचित सुरक्षा का आश्वासन मेहमान प्रधानमंत्री ने दिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय विद्यार्थियों के संदर्भ में शैक्षणिक योग्यता की मान्यता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। द्विपक्षीय व्यापार के सिलसिले में 3 लागू हुए समझौते के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इस दिशा में अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक को ऑपरेशन एग्रीमेंट की दिशा में प्रगति की समीक्षा वार्ता में की गई। G20 में भारत की प्राथमिकताओं से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बानीस को श्री मोदी ने अवगत कराया तथा G20 मंच पर भारत के साथ सहयोग करने के लिए उनके प्रति आभार भी श्री मोदी ने व्यक्त किया। इसी के साथ मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मेहमान प्रधानमंत्री ने श्री मोदी को निमंत्रण दिया। पारस्परिक सहयोग के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर वार्ता के बाद किए गए। ये समझौते थे खेल, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में से संबंधित। 10 मार्च को ही शाम में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीस ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और गहरे होते संस्थागत संबंधों पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को महत्वपूर्ण खनिजों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर कूटनीति और नवाचार के उभरते क्षेत्रों में अपना व्यावहारिक सहयोग जारी रखना चाहिए। अहमदाबाद, मुंबई व दिल्ली में व्यस्त कार्यक्रमों के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी 11 मार्च को हुई। आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों व वैश्विक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की यात्रा 20 से 21 मार्च 2023 को की। एक वर्ष में दूसरी बार भारत की उनकी यह यात्रा थी।
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते एक वर्ष में 2 बार जापान की यात्रा की थी। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा करने के बाद जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सितंबर 2022 में जापान वो गए थे। दोनों ही अवसरों पर जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ वैश्विक मुद्दों पर वार्ता दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की ताज़ा भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर बातचीत करने के अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के संदर्भ में भारत की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के संदर्भ में एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 75 अरब डॉलर के निवेश से समूचे क्षेत्र में ढांचागत विकास की एक नई योजना की घोषणा भी उन्होंने की। इसमें भारत की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। चीन की विस्तारवादी नीति भारत व जापान दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण बनी रही है। भारत में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तथा पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों पर चीन अपना दावा करता रहा है। चीन की यह विस्तारवादी नीति क्षेत्रीय अखंडता व आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत व जापान दोनों के ही समक्ष चुनौती है। पूरे दक्षिणी चीन सागर में चीन का सैन्य दावा भी भारत व जापान के साथ साथ क्षेत्र में समुद्री व्यापार की दृष्टि से भी चिंता का विषय है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए भारत की भूमिका को अपरिहार्य मेहमान प्रधानमंत्री ने बताया। G7 और G20 में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा भी दोनों प्रधानमंत्रियों की वार्ता में अहम मुद्दा था। भारत इस वर्ष जहां G20 का अध्यक्ष है, वहीं जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 के आगामी हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को मेहमान प्रधानमंत्री ने आमंत्रित भी किया। द्विपक्षीय महत्व के जिन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को सहमति दोनों पक्षों में हुई, उनमें लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी व डिजिटल आदि क्षेत्र शामिल रहे। अपने सैन्य एवं आर्थिक सहयोग को और अधिक प्रगाढ़ करने को सहमति दोनों पक्षों में रही। अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश के लिए सहमति जापानी प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। हैदराबाद हाउस में संपन्न द्विपक्षीय वार्ता के बाद पारस्परिक सहयोग के 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इनमें से एक समझौता जापानी भाषा के अध्यापन से संबंधित है, जबकि दूसरा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए ऋण की 4थी किस्त से संबंधित है। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मेहमान प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क का दौरा भी श्री मोदी ने कराया, जहां भारत के परंपरागत खाद्यों, गोलगप्पों व लस्सी आदि का लुत्फ जापानी प्रधानमंत्री ने उठाया। बुद्ध जयंती पार्क में बाल बोधि वृक्ष का दौरा भी मेहमान प्रधानमंत्री ने किया। उन्हें बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भी श्री मोदी ने उपहार में दिया। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भारत के इस दौरे से दोनों देशों के आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता जहां आई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग में वृद्धि के लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 2023 में ही कम से कम 3 और अवसरों पर मुलाकातें निर्धारित है। इनमें मई 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त G7 और G20 के शिखर सम्मेलन भी शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इस देश के राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु उनका यह चुनाव चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में 10 मार्च 2023 को हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल में मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित। नेपाल में राष्ट्रपति पद के लिए 9 मार्च 2023 को संपन्न चुनाव में मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस व 7 अन्य दलों के साझा उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल निर्वाचित हुए हैं।
इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल CPN-UML के सुभाष चंद्र नेमवांग को 15,518 के मुकाबले 33,802 चुनावी मतों के अंतर से उन्होंने पराजित किया। नेपाल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने 13 मार्च को श्री पौडेल को राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ ग्रहण कराई। वह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं तथा इस पद पर विद्या देवी भंडारी, जो अक्टूबर 2015 से राष्ट्रपति थी, का स्थान 78 वर्षीय पौडेल ने लिया। श्रीमती विद्या देवी का इस पद पर दूसरा कार्यकाल 12 मार्च 2023 तक ही था। पौडेल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद श्रीमती विद्या देवी भंडारी को 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रपति भवन से विदाई दी गई। नेक्स्ट है 8वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न। भारत के प्रसिद्ध रायसीना संवाद का 8वां संस्करण नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। भू राजनीति व भू रणनीति पर आधारित भारत के इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें मंत्री, सैन्य कमांडर, उद्यमी एवं विभिन्न मुद्दों के विशेषज्ञ शामिल थे, इस सम्मेलन के भागीदार थे। इस वर्ष के रायसीना संवाद का थीम उकसावा, अनिश्चितता और शांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। 2 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न। अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं उपलब्ध कराने की भारत की घोषणा। मध्य एशिया ने 5 देशों व भारत के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए गठित भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक नई दिल्ली में 7 मार्च 2023 को संपन्न हुई। समूह के देशों में भारत के अतिरिक्त 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान शामिल हैं। उनकी पहली शिखर बैठक 27 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से हुई थी। अफगानिस्तान व चबहार बंदरगाह के मामलों में सहयोग के लिए समूह के कार्यदल की पहली बैठक 7 मार्च 2023 को नई दिल्ली में हुई। ड्रग्स एवं अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यदल तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि भी शामिल इस बैठक में उपस्थित थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा इस बैठक में हुई। वहां के निवासियों के हितों की रक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में स्थिति पर विचार विमर्श बैठक में किया गया। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के विरुद्ध कदम उठाए जाने के लिए सहमति सभी देशों में रही। UNODC तथा मध्य एशियाई देशों की अपील पर 20,000 टन गेहूं की मानवीय आधार पर आपूर्ति के लिए सहमति भारत ने प्रदान की। यह आपूर्ति चाबहार बंदरगाह के रास्ते से की जाएगी तथा इसके लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं होगा। कार्यदल की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्री सम्मेलन के बाद G20 के विदेश मंत्री सम्मेलन में भी साझा बयान पर सहमति नहीं बनी। विश्व की प्रमुख G20 अर्थव्यवस्थाओं के अंतर सरकारी संगठन G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है। इस परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष का शिखर सम्मेलन व संबंधित बैठकें भारत की मेजबानी में होनी है। लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह वर्ष अति विषम वर्ष है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं में बटा हुआ है। इसके कारण से ही G20 के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 22 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में संपन्न बैठक में सर्वसम्मति के अभाव में साझा बयान जारी नहीं हो सका। नेक्स्ट टॉपिक है जापान के महत्वाकांक्षी S3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी
को एक बड़ा झटका मार्च 2023 में उस समय लगा जब उसका एक नया रॉकेट पहली उड़ान में विफल हो गया। इस मीडियम लिफ्ट रॉकेट S3 का विकास जापानी एजेंसी के द्वारा 3 दशकों में किया गया था। पृथ्वी की कक्षा में सरकारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ साथ उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के सस्ते विकल्प के तौर पर इसका विकास जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया था। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के साथ इस रॉकेट का प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा में स्थित तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से 7 मार्च 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का 146 देशों में 136वां स्थान। किसी भी देश में खुशहाली केवल जीडीपी में वृद्धि या आय में वृद्धि से ही नहीं आती। जीडीपी के साथ साथ अन्य अनेक मानक यथा खुशी का एहसास, जीवन प्रत्याशा, उदारता एवं भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि भी खुशहाली के लिए आवश्यक है। ऐसे ही कुछ मानकों के आधार पर विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा की जाती है, जिन्हें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट शीर्षक से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक पर आधारित आकलन के अनुसार भारत में खुशहाली की स्थिति काफ़ी चिंताजनक लगातार बनी हुई है। मार्च 2023 में जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत के लिए यह इंडेक्स 3.819 आकलित करते हुए 146 देशों में 136वां स्थान उसे दिया गया है। इस प्रकार भारत को इस मामले में सबसे नीचे के 11 देशों में स्थान दिया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2021 व 2022 की रिपोर्ट्स में भी भारत को सबसे निचले 11 देशों में स्थान दिया गया था। हैप्पीनेस रैंकिंग 2023 में पहले 10 राष्ट्र हैं। जो पहले स्थान पर है वह है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर आइसलैंड, 5वें नीदरलैंड्स, 6वां नॉर्वे, 7वां स्वीडन, 8वां लग्जमबर्ग, 9वां न्यूजीलैंड, 10वां ऑस्ट्रिया। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो 82वें स्थान पर चीन है, 85वें पर नेपाल है, 99वें पर बांग्लादेश है, 103 पाकिस्तान, 123 म्यांमार, 126 श्रीलंका, 136 भारत, 146 अफगानिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में स्थान पहला। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता, स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट के अनुसार। संदर्भित अवधि 2018 से 22 में रूस ने अपने हथियारों के कुल निर्यात के सर्वाधिक 31% भाग का निर्यात भारत को किया, जबकि चीन को 23% और मिस्र को 9.3% भाग का उसने निर्यात किया। तो मित्रों, ये सारी सूचनाएं थी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है और प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका मई 2023 अंक से संकलित है और जिसे मैं आप तक पहुंचा पाया। इसके लिए मैं फिर से प्रतियोगिता पत्रिका की पूरी टीम का, उनके पूरे सिस्टम का अनेक आभार व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को देख लिए ही आप, इसके बाद एक बार आप प्रतियोगिता पत्रिका का फास्ट रिव्यू कर लें। इससे आपको ये सारे तथ्य अच्छी तरह से आत्मसात हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।